आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का यूनिट 3। मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों करा दिया है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सेव है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे यूनिट 3 ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का, जो है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें बस 2 टॉपिक है, इथनिसिटी और रेफ्यूजी। तो उससे हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे समझेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है एमसीक्यू टाइप। तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगी सारे टॉपिक को। इससे आपका जो हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, आपका जो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बन जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखिए सेशन को और समझिए। यहाँ पे देखिए जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम है, मतलब समस्या की सामान्य समझ। तो ये जो टॉपिक है दो, इथनिसिटी और रेफ्यूजी, इसी के बारे में हमें पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। तो मैं बता दूं कि इथनिसिटी का मतलब होता है जातीयता और रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। तो पहले हम लोग इथनिसिटी को देखते हैं कि क्या है इथनिसिटी। एक बहुत बड़ा जो है इसमें डाउट बना रहता है, ये बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए इथनिसिटी जो है ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, एथनोस से, जिसका मतलब होता है नेशन। तो नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, जिसमें सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। तो वहाँ पे इथनिसिटी हल्का सा डिफरेंट है। इथनिसिटी और नेशन दोनों सिमिलर वर्ड ही है। जो इथनिसिटी का मतलब भी वही होता है कि सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अपने जाति, धर्म, बोलचाल से हल्का अलग होते हैं। और हर लोग अलग होते हैं, रहते तो एक ही साथ है, सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अलग अलग उन लोगों का जाति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग बोली चाली है। इस वजह से लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है और इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना दिया गया है। तो जैसे कि जो भी हिंदी बोलने वाले हैं, जो भी हिंदू धर्म के हैं, वो उनका एक ग्रुप हो गया है। और हिंदू में भी कई तरह के लोग हैं और कई तरह के ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। जैसे कि कई हिंदू में जो है दूसरे भाषा बोलते हैं, तो वहाँ पे जो है उसका अलग ग्रुप बन गया, ठीक है। अलग चीज़ को मानते हैं, अलग सभ्यता है उनका, तो इस तरह से ग्रुप बन जाता है। तो देखिए इथनिसिटी का यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है। इथनिसिटी का ए टर्म दैट रिफर्स टू द सोशल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कि आदमियों के समूह से जो आपका जो है, जो कल्चरल, जो संस्कृति, जो सभ्यता आपका बनता है, जो एक्सपीरियंस होता है और जो लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, वही आपका इथनिसिटी होता है। इसमें हो सके लैंग्वेज इंक्लूड हो सकता है, रिलीजन इंक्लूड हो सकता है, बिलीफ हो सकता है इंक्लूड, बिहेवियर इंक्लूड हो सकता है, दैट आर ऑफन हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर। और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इसको हिंदी में समझेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इथनिसिटी का हिंदी होता है ये जातीयता। एक ऐसा शब्द जो सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की पृष्ठभूमि या अनुभव को संदर्भित करता है। मतलब कि एक ऐसा शब्द, जातीयता एक ऐसा शब्द है जिससे हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता या फिर एक दूसरे का बिहेवियर को बताता है कि ये इसका बिहेवियर ऐसा है, इसका संस्कृति ऐसा है, इसका बोलीचाली ऐसा है। इसको जो बताता है वही जातीयता कहलाता है, वही इथनिसिटी कहलाता है। लोगों के एक समूह द्वारा साझा किया जाता है और ये एक दूसरे में साझा करते हैं। इसमें भाषा, धर्म, विश्वास, मूल्य, व्यवहार शामिल होते हैं। जैसे कि अभी एक दूसरे से ही हम लोग बात करते हैं और एक दूसरे को धर्म को हम लोग अपनाते हैं और साथ में मिलकर रहते हैं। हर किसी के धर्म को हम लोग मानते हैं कि हर किसी का अपना धर्म है और इस तरह से एक समाज में रहते हैं, तो ये जातीयता ही कहलाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो यहाँ पे एक और जो है कि दे 3 मेन इथनिक ग्रुप्स, जो वर्ल्ड में 3 जो लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप्स है वो क्या है? वर्ल्ड 3 लार्जेस्ट ग्रुप इथनिक ग्रुप्स, वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप्स आर हैन चाइनीज, अरब्स, बंगालीज, ठीक है। इसको मैं फिगर से समझाती हूँ। जैसे कि देखिए ये है वर्ल्ड का 3 जो है लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप्स है बाय पॉपुलेशन, ठीक है, बाय पॉपुलेशन। जैसे कि हैन चाइनीज के अंदर क्या क्या आ गया है, इनमें 1.4 बिलियन है, 1.4 बिलियन। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? चाइना 1.3 बिलियन है, ताइवान 22 मिलियन और अदर कंट्रीज को मिला के जो है ये 57 मिलियन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हैन चाइनीज सबसे बड़ा इथनिक ग्रुप है। उसके बाद फिर आपका अरब है जो 420 मिलियन है। इसमें इजिप्ट है, अल्जीरिया है, सऊदी है और अभी अरब कंट्रीज है, ये मिला के तो अरब दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप्स है।
फिर तीसरा आपका बंगालीज है, जिसमें से बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और अदर इंडियन स्टेट्स आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया एक अलग आपका एथनिक ग्रुप। इसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं रेफ्यूजी क्या होता है। रेफ्यूजी एथनिक आपका इतना ही था, इथनिसिटी। इसके बाद देखिए आपका रेफ्यूजी क्या होता है। तो रेफ्यूजी का हिंदी मैंने बता दिया कि शरणार्थी, इसका हिंदी होता है शरणार्थी। ठीक है, अब मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में समझा रही हूँ ताकि आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका हो जाए। तो डेफिनेशन क्या होता है रेफ्यूजी का। तो अंडर यूनाइटेड स्टेट लॉ के अंदर ए रेफ्यूजी इज समवन हु इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट से जो बाहर रहते हैं, बाहर लोकेट है, is of special humanitarian concern to the United States demonstrate that they were persecuted or fear persecution due to race, religion, nationality, political opinion or membership in a particular social group। तो बेसिकली जो अगर किसी युद्ध के दौरान या फिर कोई भी राजनीतिक या फिर ये सब मतभेद से जो लोग हैं अपने देश से बाहर चले जाते हैं, या फिर जो है किसी वजह से जो है अपने देश से बाहर चले जाते हैं, नहीं रह पाते हैं, तो वो जो है दूसरे कंट्री में अपने शरण के लिए खोज करते रहते हैं, अब रहने की जगह ढूंढते रहते हैं, तो इसे शरणार्थी कहते हैं। और ये यूनाइटेड स्टेट के लॉ में भी शामिल किया गया। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी समझाया शरणार्थी की परिभाषा क्या है। तो संयुक्त राज्य के कानून के तहत एक शरणार्थी वह है जो संयुक्त राज्य के बाहर स्थित है। संयुक्त राज्य के बाहर जो स्थित है वह एक शरणार्थी कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए विशेष मानवीय चिंता का विषय है। प्रदर्शित करता है कि जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता के कारण उन्हें सताया गया तथा उत्पीड़न का डर था। तो यही सब इशू की वजह से जो उन्हें धमकाया गया, डराया गया, फिर किसी वजह से वो अपने स्टेट से, अपने यूनाइटेड स्टेट से बाहर चले गए और ये शरणार्थी कहलाते हैं। तो सबसे पहले शरणार्थी कौन थे? सबसे पहले हु वर द फर्स्ट रेफ्यूजीज। तो इन वेस्टर्न हिस्ट्री द टर्म वाज द फर्स्ट अप्लाइड टू फ्रेंच प्रोटेस्टेंट ह्यूगिनट्स। तो सबसे पहले कहाँ पे ये वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, हो सके कि आपके एमसीक्यू में आ जाए कि सबसे पहले जो फर्स्ट रेफ्यूजी कौन थे। तो फ्रेंच प्रोटेस्टेंट ह्यूगिनट्स लुकिंग फॉर ए सेफ प्लेस अगेंस्ट कैथोलिक प्रोसिक्यूशन आफ्टर द फर्स्ट एडिक्ट ऑफ फॉन्टेनेब्ले इन 5040। और कब ये हुआ था? 5040 में। तो कोई मतभेद हुआ था वहाँ पे, किसी तरह का उत्पीड़न था, जिसकी वजह से वो लोग जो है एक सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे अपने शरण के लिए। और वे लोग कौन थे? फ्रेंच प्रोटेस्टेंट ह्यूगिनट्स। ठीक है, इसे याद रखिएगा। शरणार्थी की शुरुआत कब हुई? तो 1939-45, 1930 के दशक में ये जो है बेसिकली यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे आप डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो 1930 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध और प्रलय के दौरान यहूदियों और अन्य अल्पसंख्यकों के नाजी उत्पीड़न ने बड़े पैमाने पर वैश्विक शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। जितने देश अपनी आबादी में स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार करेंगे, उससे अधिक लोग शरणार्थी बन गए। ठीक है, दुनिया में कितने शरणार्थी, ये भी आपका एक क्वेश्चन है। दुनिया भर में कितने शरणार्थी? दुनिया भर में कम से कम 103 मिलियन लोगों को अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इनमें लगभग 32.5 मिलियन शरणार्थी हैं। मतलब कि 103 मिलियन लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा मजबूर होकर, किसी न किसी वजह से। हो सके वो किसी तरह से उन्हें सताया गया हो, धर्म के मामले में या फिर राजनीति के मामले में, तो उत्पीड़न सह के उन्हें जो है अपने घर से जाना पड़ा, अपने देश को छोड़ना पड़ा। और अभी जो है 103 लोगों को अपने घर से भागना पड़ा, और इसमें से 32.5 मिलियन शरणार्थी है। ठीक है, शरणार्थी करते क्या हैं? तो एक शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो हिंसा, उत्पीड़न या युद्ध से भागने के लिए मजबूर होने के बाद एक सुरक्षित आश्रय की तलाश कर रहा होता है। शरणार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में परिभाषित और संरक्षित किया गया है और शरण मांगना कोई अपराध नहीं है, जबकि प्रत्येक शरणार्थी प्रारंभ से में शरण चाहने वाला होता है। प्रत्येक शरण चाहने वाले को अंततः शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो युद्ध में या फिर कहीं किसी भी हिंसा की वजह से, उत्पीड़न से उन लोगों को अपने देश से जाना पड़ता है, और वे लोग जो है एक सुरक्षित जगह की तलाश में घूमते रहते हैं और शरण चाहते हैं। यहाँ पे देखिए शरणार्थी 2022 तक दुनिया भर में प्रमुख मेजबान, मतलब कि अभी 2022 तक जो है सबसे ज़्यादा शरणार्थी कहाँ पे है?
2022 के मध्य में तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी मेजबानी करने वाला देश था, मतलब कि तुर्की में सबसे ज़्यादा लोगों ने शरण लिया हुआ था। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तुर्की में लगभग 3.7 मिलियन शरणार्थी थे। जर्मनी लगभग 2.2 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर था। तो ये 2022 का आंकड़ा है, इसे आप याद रखें। और क्योंकि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के अंदर हमें पढ़ना है, तो इसका क्या रोल है, रेफ्यूजी का क्या रोल है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन में, ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसको हम देखेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेफ्यूजीज, इन व्हाट वेज कुड द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप बेनिफिट देम, और किस तरह से जो है वैश्विक नागरिकता इन्हें मदद करता है। तो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रेफ्यूजीज आर, जो प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं, तो रेफ्यूजीज आर नॉट गिवन मच इम्पॉर्टेंस इन द सोसाइटी, दे आर नॉट ट्रीटेड वेल बाय द लोकल रेसिडेंट्स एंड दे डेवलप्ड सेंस ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी। तो वहाँ पे समाज के द्वारा उन्हें जो है इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है और दुत्कारा जाता है, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, और वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट होते हैं वो उनसे इनसिक्योरिटी भी होती है, उन्हें हार्म भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, रेफ्यूजी लिविंग कंडीशन आर पुअर एज समटाइम्स दे आर आस्क्ड टू लिव इन कैंप्स और समटाइम्स विद द टैग ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। तो क्योंकि वे लोग अपना सब कुछ छोड़ के आए हुए होते हैं, तो उन लोगों का जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन है वो भी उतना अच्छा होता नहीं है। उनके पास खाने को नहीं होता है, रहने को घर नहीं होता है, पहनने को कपड़ा नहीं होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। फिर थर्ड क्या है, रेफ्यूजी हैव ए प्रॉब्लम वर्किंग लीगली एज दे हैव आइडेंटिटी क्राइसिस एंड नेटिव पीपल डेवलप थ्रेट टू देयर जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। और क्योंकि उन लोगों के पास अपना जो आइडेंटिटी भी नहीं होता है, अपने देश को छोड़ के आए होते हैं, और वहाँ पे जो है नेटिव पीपल डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उन लोगों को जो है जॉब लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ के वो लोग जो सिटीज़न नहीं होते हैं, वहाँ सिटीजनशिप उन लोगों को नहीं मिला होता है, तो इस तरह का दिक्कत वहाँ पे आता है। दे आर फोर्स टू वर्क एट लो वेजेस विथ नो हाई स्टेटस और मेनी प्रिविलेजेस, और इस तरह से उन्हें बहुत ही थर्ड क्वालिटी का जो है, थर्ड ग्रेड का जो उन्हें जॉब दिया जाता है, और बहुत ही लो वेजेस में, कम पैसे में उन्हें जो है काम करने को दिया जाता है। रेफ्यूजी फेस द प्रॉब्लम गेटिंग बेसिक लाइफ नेसेसिटीज सच एज फूड, शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे ज़रूरत के लिए उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। रेफ्यूजी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द लीगल राइट्स गिवन बाय द स्टेट लाइक द सिक्योरिटी एंड द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। They are often exploited physically and emotionally. They are exploited by the authorities or local residents only on the grounds of not being the citizen of the state they are taking shelter. और बस इसलिए क्योंकि वो राज्य से, उस स्टेट से रिलेट नहीं करते, उस स्टेट के सिटीजन नहीं है, इस वजह से उन्हें बहुत तरह का इमोशनली, फिजिकली टॉर्चर सहना पड़ता है। और यहाँ पे फिर आपका देखेंगे कि यहाँ पे क्या, द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर द रेफ्यूजीज एज इट विल मेक ईजियर टू हैंडल प्रॉब्लम्स दैट हैज़ एक्सटेंशन अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स एंड रिक्वायर कोऑपरेटिव एक्शन बाय सेवरल स्टेट पीपल। तो इस तरह से जो है ग्लोबल सिटीजनशिप एक बहुत बड़ा वरदान उन लोगों के लिए साबित हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है पूरे कंट्री में, क्योंकि ग्लोबल सिटीजनशिप आपको जो है, क्योंकि हम पूरे विश्व के नागरिक हैं, चाहे हम देश के नहीं हो, किसी राज्य के नहीं हो, लेकिन हम पूरे विश्व के नागरिक हैं, तो इस तरह से वैश्विक नागरिकता जो है उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इट विल आल्सो बी बेनिफिशियली फॉर द स्टेटलेस पीपल बाय प्रोवाइडिंग दोज बेसिक राइट्स एंड सॉल्यूशन टू दियर प्रॉब्लम्स सो दैट दे कैन लीड पीसफुल एंड सिक्योर लाइफ। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो अपना राज्य छोड़ सके, भले ही अपना देश नहीं छोड़े, लेकिन अपने राज्य से दूसरे राज्य चले गए, तो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो है ग्लोबल सिटीजनशिप उन लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, कुछ अधिकार देता है, जिसकी वजह से वो लोग जो है कहीं भी रह के अपना पालन पोषण कर सकते हैं, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एक तरह से उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये इतना ही था, 2 ही टॉपिक इसमें पढ़ना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आएगा इसके बाद, और इसके बाद भी आपका सारा वीडियो आने वाला है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू।